नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए कंडक्ट होने जा रहा है, उसके लिए बाल विकास का ये दूसरा रिवीजन वीडियो है, जिसमें हमने सीटेट 2011 से 23 तक लगभग आए हुए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है। ये जिन लोगों को अच्छी तैयारी है उनके लिए एक रिवीजन या मॉक टेस्ट होगा। जिनकी तैयारी पूरी नहीं है वो इससे रिवीजन लगा सकते हैं, और कहीं भी तैयारी आपकी कमज़ोर है तो हमारी सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर आप सीडीपी के सभी टॉपिक वाइज वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए एक तरीके से रिवीजन लाए हैं, तो फटाफट के अंदाज में एक तरीके से रिवीजन आपका कराएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीटेट जनवरी 2024 के लिए एक तरीके से संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो हमारे वीडियोस को लगातार ज़रूर देखिएगा, और ध्यान रखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रेस्पॉन्स या रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप, ठीक है। ऑप्शन है, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। सही आंसर है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा है सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक उदासीन। तो सही आंसर है अग्र सक्रिय, और एक्टिवली उनके लिए जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान रखना है, हम जब भी आंसर लगाएंगे तो सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर में भी हमें सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, और उनमें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको हम सही आंसर मानेंगे। तो पहला ऑप्शन है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में यानी घर में। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न के अनुसार, इन ऑप्शंस के अनुसार, विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि यानी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित है। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। इंपॉर्टेंट ये सब हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रश्न पूछना, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ बार बार, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ते समय सारे आंसर्स को जरूर पढ़िएगा, जो सबसे बेस्ट आंसर हो उसको लगाइएगा। कभी कभी जल्दबाजी में एक दो आंसर को पढ़ के उसी को टिक नहीं करना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बात सही है। ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो ये गलत है। ये समय बिताने में सहायक होगा, ये गलत है। ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, ये सही है। बस वही मैं कर रहा था। अब आपको ये देखना है पहला ज़्यादा बेटर है या डी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो लगाना है। तो आप जैसा कि डिसाइड कर पा रहे होंगे, डी ऑप्शन ए से ज़्यादा बेस्ट है, तो ए यहाँ पर ज़्यादा सही आंसर नहीं माना जाएगा। सबसे सही आंसर होगा वह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। दूसरी बात ध्यान रखिए, खेल से सबसे ज़्यादा सहयोग एवं अनुशासन की भावना का जो विकास होता है, तो इसीलिए इस ऑप्शन पर हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो देखिए ये सही आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सही इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वयं आदर्श रूप में बर्ताव कर, ठीक है। अगर शिक्षक सबसे पहले स्वयं आदर्श रूप में अगर बर्ताव करेगा तो बच्चे भी उसी तरीके से बर्ताव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ऑप्शंस हैं, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बस ये निगेटिव वर्ड है, कड़ी नज़र रखेंगे। बच्चे पर कड़ी नज़र नहीं रखनी है, बल्कि हमें लचीली प्रक्रिया के तहत बच्चे को अच्छे तरीके से समझाना है, उसकी समस्या के लिए सॉल्व करना है। उसे कोने में बैठने की जगह देंगे, ये भी गलत है। कोने में नहीं, हर बच्चे को कोशिश करेंगे यू शेप में बिठाएं, ठीक है। इसीलिए यू शेप का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे बच्चे जो हैं, टीचर जो है सभी बच्चों से आसानी से इंटरेक्ट कर सके। उसे श्याम पदार्थ साफ करने का काम देंगे तो ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर पढ़ाने के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो है पेशेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 12 कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस हैं विद्यालय, कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। सही आंसर है विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। इस तरीके के प्रश्न पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई बच्ची कृतिका है, अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। ये क्या दर्शाता है। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये गलत है। कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, ये भी गलत है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये बिल्कुल सही है। वो वहीं, कोई व्यक्ति अपनी बात को वहीं प्रमुखता से रखता है जहां उसकी बात सुनी जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो सही आंसर होगा, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हम मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। शिक्षक के समाजशास्त्री गलत है और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, दूसरों के साथ झगड़ना, ये बिल्कुल सही है। दूसरों के साथ झगड़ना कभी प्रतिभाशालीता का होने का जो है संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये होगा बिल्कुल। जिज्ञासा और सृजनात्मक विकार, ये सभी जो है प्रतिभाशाली होने के संकेत है। तो जो पहला ऑप्शन है वो नहीं है, और नहीं वाला ही पूछा है। पेपर करते समय मैं बार बार बता रहा हूँ, है या नहीं है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद देखिए आंसर पढ़ना शुरू कीजिए। 17 नंबर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ये गलत है, मैं बार बार बता चुका हूं। अभी हमारे साथ जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को समान रूप से एक साथ शिक्षा दी जाए, तो वो क्या होगी, समावेशी शिक्षा। विशेष विद्यालयों में गलत हो जाएगा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा गलत, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, तो आंसर सही होगा। 80 नंबर देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। फिर से वही प्रश्न आ गया, तो ये सही आंसर होगा अग्रोन्मुखी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका जो तात्पर्य है वो क्या है, बच्चों ने उत्तरों को सही क्रम से याद नहीं किया, ये गलत है। ठीक है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ये भी गलत है। व्यवस्था फेल हुई है, बिल्कुल सही बात है कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है पढ़ाने की वो गलत हो गई। ये जो सीखने सिखाने की व्यवस्था है, याद करने की व्यवस्था या रटने रटाने की नहीं, बल्कि जो सीखने सिखाने की व्यवस्था है वो फेल हुई है। बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। प्रत्येक बच्चे में डिफरेंट जो है कुछ ना कुछ प्रतिभाशालिता जरूर छुपी होती है, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला
परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित ये बिल्कुल गलत है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर ये सारे गलत है। सही है बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता गलत है। संवेगात्मक दुश्चिंता यानी कि इमोशनल जो दुश्चिंता है वो क्या होती है, उस वजह से बच्चा रोने लगता है। अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता गलत है। 22 देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। कठोर अनुशासन ये गलत होगा। ठीक है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी गलत है। परीक्षा की तो अब बात ही नहीं है, इसीलिए सीसी लाया गया है। बार बार मैं बताता हूँ, अधिगम की एक समान गति पर बल देना ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों की योग्यताएं डिफरेंट होती हैं, तो उन्हें हमें डिफरेंट तरीके से सिखाना होगा। और यही बात पहले ऑप्शन में कही गई है कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैकेनिकल रूप से समझा जाएगा कि कोई कार्य जब बार बार हो रहा है तो बच्चा ऊबने लगता है। जैसे एक ही पाठ को कई बार पढ़ाया जाए तो क्या होगा, बच्चे ज़्यादातर ऊबने लगेंगे। ठीक है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये गलत है। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, गलत है। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल अभ्यास की आवश्यकता गलत है। सीखने की अनुपस्थिति गलत है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर गलत है। तो सही आंसर होगा वे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की निरोगिता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने की प्रस्ताव देना चाहिए। मैंने मना किया था अभी कि ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, सभी के लिए शिक्षा। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना, फिर ये गलत। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को उसके माता पिता से चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, छात्र केंद्रित जो शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवत याद रखना, बिल्कुल गलत है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित तथा वर्गीकृत करना, ये भी गलत है। और केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रखना, ये भी गलत है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, हमें बच्चे के अनुभवों को और बच्चे की बातों को हमें प्रमुखता देनी है। तो 26 का सही आंसर होगा डी। 27 देखिए, कक्षा में जो है कक्षा में यहाँ पे काट दीजिए। चर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? इस टाइप का प्रश्न हर साल एक आता है, तो इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न मानेंगे हम। जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान। सही आंसर होगा ये जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता। कभी कभी ये शब्द भी आता है, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो या तो ये होगा जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता। 28 नंबर देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? जो जटिल कॉन्सेप्ट हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे सहज कर सकते हैं, यानी सरल कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, मैकेनिकल अभ्यास, बिल्कुल गलत है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, बिल्कुल सही। अन्वेषण यानी कि उस पर खोजने के तरीके और डिफरेंट तरीके से चर्चा करा के अवसर उपलब्ध कराना। व्याख्यान देकर, गलत है। ये हायर लेवल पे होता है, प्राइमरी लेवल पे व्याख्यान देना गलत है। प्रतियोगितात्मक अवसरों को उपलब्ध कराना गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए अभी जो हमने बात की थी, एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक खेल समूह नहीं बनाना है। अगर बॉयज गर्ल्स को अलग करेंगे तो ये जेंडर बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। जेंडर पृथक बैठने की फिर से वही बात हो गई, अलग अलग नहीं करना है। जेंडर पक्षपात के बारे में हमें चर्चा करना, ये सही आंसर होगा। और जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये बिल्कुल गलत है। अगर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे इससे जेंडर गैप बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो सही आंसर होगा तीसरा। 30 नंबर देखिए, रूही कोई बच्ची है, हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी एक समस्या के वो कई सॉल्यूशन सोचती है। इससे
काफ़ी समाधान इसमें जो होते हैं उसके मौलिक होते हैं, एक तरह नेचुरल होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक। सही आंसर होगा सृजनात्मक विचारक, यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है, जो क्रिएटिव थिंकिंग की एक तरीके से बात कर रही है। 31 देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। तैयार नहीं करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा? सक्रिय रूप से योजनाओं को जो है तैयार करना चाहिए। 32 देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका है बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके, ये तो गलत है। दंडित करना। बच्चों को सही रूप से अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। कोई ऐसा प्रश्न जो बच्चों को नहीं आ रहा है तो उन्हें अनुमान लगाने के लिए दिया जा सकता है। हो सकता है वो अभी कभी कभी अनुमान से सही आंसर पर या सही आंसर के आसपास पहुंच जाएं। तो सही आंसर क्या होगा? बच्चों को सहज रूप से अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। छोटे बच्चे जो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए तो वर्क कर सकता है लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकता। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, तो ये भी गलत है। सही आंसर होगा दूसरा। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? ये हर बार प्रश्न आता है सीटेट में एक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मानेंगे हम। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो सही आंसर है परिवार। परिवार एवं जो पास पड़ोस होता है, परिवार एवं पास पड़ोस व नाते रिश्तेदार। ठीक है, ध्यान रखिए, नाते रिश्तेदार जिसमें ब्लड रिलेशंस भी आते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो प्राथमिक सामाजिकरण है। बाकी सब विद्यालय, सरकार, मीडिया, ठीक है, बाजार, जो भी चीजें हैं वो द्वितीयक सामाजिकरण है। रट लीजिए इसे, एक प्रश्न हर बार आता है इससे। 34 देखिए, प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, गलत है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ठीक है, तो सही आंसर होगा दूसरा। खाली स्लेट, गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, गलत है, तो सही आंसर है दूसरा। 35 देखिए, एक प्रारंभिक कक्ष में बच्ची जो है, एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बच्ची, प्रत्येक बच्चों के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, उन्हीं अनुभवों को शामिल करना चाहिए। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा भी कहा जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न भी डिस्कस किया था, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये गलत है। 36 देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए? पूछने के लिए हतोत्साहित करना, गलत है। पूछने की अनुमति नहीं देना, ये तो एक ही बात हुई, तो ये भी गलत होगा। पूछने से रोकना, ये भी एक बात है, गलत होगा। तो पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। 37 देखिए, ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये कैसी शिक्षा? अभी बार बार हम बता रहे हैं, वो होती है समावेशी शिक्षा। सभी के लिए एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बच्चा चाहे डिसेबल हो, प्रतिभाशाली हो, कम प्रतिभाशाली हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसके सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के साथ, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। 38 देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, तो ये गलत है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी गलत है। वे विभिन्न परिस्थितियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही। वो एक्टिविटीज में और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तभी तो वो सबसे प्रभावी तरीके से सीखेंगे। और शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण नियंत्रित, अगर हम टीचर बच्चों को नियंत्रित करेगा, पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, तो कभी प्रभावी तरीके से नहीं सीखेंगे। तो 38 का सही आंसर होगा सी। 39 देखिए, बच्चों की जो गलतियां, इससे भी प्रश्न आता है बहुत। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार कर देना चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, बिल्कुल सही है। ये गलतियां जो होती हैं वो अधिगम का एक सीखने का एक भाग है और उन्हें विचारों में एक क्या देती है? अंतर्दृष्टि देती है। ये सही आंसर है, ये पहला गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल गलत है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो ये भी गलत है। सही आंसर होगा दूसरा।
40 नंबर देखिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषा विज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, तो ये गलत है। उन बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत आगे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन जो इसका सबसे सटीक आंसर होगा, मैंने कहा वही देखना है आपको, वो आंसर होगा बी, कि उनके सांस्कृतिक और भाषा विज्ञान को महत्व देता है, ठीक है, तथा उनका उपयोग सिखाता है। 41 देखना है, कक्षा में जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को, जहाँ पे गलत लिखा है, पढ़ाने की जिम्मेदारी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। 42 देखिए, अलग अलग सोच यानी कि अलग अलग पैटर्न वाले बच्चे जो हैं, उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे हैं, विकलांग है गलत, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, ठीक है। तो जो अलग अलग पैटर्न वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखिए हमेशा सृजनात्मक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कब मोटिवेटेड समझा सकता है? अच्छी तरीके से वर्दी पहन के आते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं और वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव किसे मानेंगे आप मोटिवेटेड? सही आंसर होगा डी। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? फिर से वही प्रश्न आ गया। देखिए, जिसमें परिवार होगा वो तो नहीं होगा, विद्यालय और पास पड़ोस होगा, मैंने बताया वो भी नहीं होगा, क्योंकि पास पड़ोस कैसा है, प्राथमिक कारक है, ये भी प्राथमिक कारक है। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ठीक है, तो ये होगा निकटतम परिवार के, परिवार और रिश्तेदार, तो ये भी परिवार क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक। और गौण कौन से होते हैं, जो द्वितीयक होते हैं, तो सही आंसर होगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। 45 देखिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है। तो सही बात होगी प्रगतिशील कक्षा में जो अन्वेषण या खोज को बढ़ावा देता है। 46 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल सही है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं जो पर्यावरण के द्वारा सक्रिय खोजबीन करते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों माता पिता द्वारा पुनर्वलन, गलत है। 47 देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठाना, ये गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी गलत है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर होगा पहला। 48 देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तालमेल बिठाने वाले की, गलत। अब संप्रेषण और व्याख्याता की, बिल्कुल गलत। सुगमकर्ता की, फैसिलेटर की या सुविधादाता की। कभी कभी सुगमकर्ता लिखा हुआ आया है और कभी कभी सुविधादाता यानी फैसिलेटर, ठीक है, ये लिखा हुआ आया है। तो आंसर सुगमकर्ता या सुविधादाता, निर्देशक, गलत है। 49 देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में जो है अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि एक मदन ऐसा बच्चा है जो समूह में पढ़ने और अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनके मन में, उनमें जो है क्या भिन्नता है? मूल्यों में, गलत है। अभिक्षमता में, गलत। अधिगम शैली यानी जो सीखने की शैली है उसमें अंतर है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है कि अध्यापक कैसा है? नीतिपरक, बिल्कुल गलत। जेंडर पक्षपाती, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? मैंने पहले भी डिस्कस किया, जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, ये भी गलत है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।